अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति में जिनकी बालियाँ निकल चुकी हैं और जिसमें दाने बन चुके हैं, उनमें यदि कीट बीमारी की प्रकोप आता है, तो कीट बीमारियों में मुख्य रूप से, जैसा कि आप जानते हैं, अपने छत्तीसगढ़ में भूरा माहो का प्रकोप सबसे ज़्यादा है। तो भूरा माहो के लिए अभी जो कारगर दवा चली आ रही है, किसान भाइयों को विशेष तौर से बताना चाहूँगा, इमिडाक्लोरापिड करके एक तकनीकी दवा है, तकनीकी नाम है उसका, जो कि मार्केट में कॉन्फिडोर और भी कई अन्य नामों से मिलती है। तो इस दवा को आपको, यदि भूरा माहो का आपको प्रकोप दिखता है, तो आप उसका उपयोग ज़रूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि भूरा माहो का प्रकोप जब होता है, तो धान के खेत में एक गोल-गोल कुछ बालियाँ सूखी हुई आपको मिलेंगी, पौधे कमज़ोर दिखेंगे और बीच-बीच में गोल-गोल ऐसे पेच बनेंगे, जिससे कि आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि उस जगह पे भूरा माहो का प्रकोप है। और आप जब वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे भूरा माहो के कीड़े उड़ेंगे यदि आप उसके बीच में घुसेंगे तो मेरा ये कहना है कि आप उसमें, जैसा आपको पता चल जाता है कि यदि कीड़े का प्रकोप है, तो आप निश्चित तौर पर इस दवा का उपयोग कर लें। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना, अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान। विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। ढेर सारे
कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, शीत ऋतु में अनेक तरह की पौष्टिक और अच्छी पत्तेदार हर तरह की सब्जियां अच्छी होती हैं। इसमें से ये भी होता है कि इस ऋतु में फलदार, बेलदार और पत्तेदार कंद मूल वाली सभी तरह की सब्जियों की खेती की जाती है। आजकल तो ये है कि उन्नत किस्मों के साथ ही साथ कुछ विदेशी किस्मों की भी खेती कर रहे हैं हमारे किसान भाई। विदेशी किस्म की जो सब्जियां हैं, इनकी शहर के बड़े होटलों में बहुत मांग है, इसलिए अच्छा उत्पादन करने से इससे अच्छी आय भी ले सकते हैं। साथियों, शीत ऋतु में सब्जियों की खेती किस तरह से की जाए, इसका उत्पादन करने की कौन सी तकनीक अपनाई जाए जिससे कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू और साथ में है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णेंदु साहू। सर, आप दोनों के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। साथियों, यदि आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं और आपके कोई प्रश्न है, आपकी कोई समस्या है, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर साहू, सबसे पहले हमारे भाइयों को ये बताइए कि शीत ऋतु में कौन कौन सी सब्जियों की खेती करना लाभप्रद होता है और जो सब्जियां उगाना चाहते हैं उसकी नर्सरी किस तरह से तैयार करें? जी, शीत ऋतु में मुख्य रूप से नार वर्गीय सब्जियां और गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती की जा सकती है। जैसे गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये सभी सब्जियां जो है शीत ऋतु में आसानी से उगाई जा सकती हैं। नार वर्गीय सब्जियों में सेम और ये मटर, ये सभी जो सब्जियां हैं आसानी से ली जा सकती हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च भी एक बहुत अच्छी फसल है जो कि शीत ऋतु में उगाई जाती है। और इसके साथ ही साथ और अन्य जो विलायती सब्जियां हैं, इनकी खेती आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ही पॉपुलर हो चुका है छत्तीसगढ़ में। जैसे चाइनीज़ कैबेज हो गया, रेड कैबेज, ब्रोकली, इसका काफ़ी अच्छा संभावना यहाँ छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। तो इनकी खेती भी आसानी से की जा सकती है। अब आती है बात नर्सरी कैसे तैयार किया जाए। सब्जियों की खेती के लिए नर्सरी का जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारी हैं, फफूंदजनक बीमारी, वो नर्सरी से ही आगे बढ़ती हैं फसल चक्र में। तो इसलिए नर्सरी का जो उत्पादन है बहुत ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले बीज जो है, सही बीज का चुनाव बहुत ज़रूरी है। सही बीज का चुनाव करके ही आगे नर्सरी की तैयारी की जानी चाहिए। नर्सरी तैयार करने के लिए जो नर्सरी बेड है वो तैयार करना चाहिए, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर और लंबाई जो है आवश्यकता अनुसार किसान भाई रख सकते हैं। और नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले नर्सरी बेड का उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मृदा जनित जो रोग कारक हैं इसमें छुपे होते हैं। तो नर्सरी बेड का जो है उपचार करना ज़रूरी है। उसके बाद अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें मिला दें और बीज उपचार के बाद ही बीजों का बुआई किया जाना चाहिए। जी। डॉक्टर घनश्याम साहू, हमारे जो किसान भाई सब्जी की खेती कर रहे हैं, उन्हें बीजों का और सब्जी की किस्मों का चुनाव किस तरह से करना चाहिए? जी, ये बहुत बढ़िया वैज्ञानिक प्रश्न है। किसान भाइयों, विशेष ध्यान रखो, जब बोलते हैं ना कि जैसन बीज वैसन चीज़, जी, तो किस्म का हमारे उद्यान की फसल में बहुत ज़्यादा महत्व है। जी हाँ। तो गोभी वर्गीय फसल की जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, या कृषि विश्वविद्यालय या अनुशंसित अनुसंधान केंद्रों से ही किसान भाइयों को बीज लेनी चाहिए। जी। तो जैसे गोभी वर्गीय फसल में जैसे फूल गोभी की बात है तो पूसा सूती, पूसा पौसजा, ये 2 किस्में इतना बढ़िया है। जी। और 2 से 2.5 किलो इसका उत्पादन होता है। और प्राइवेट सेक्टर के हाइब्रिड में कंचन है, माधुरी है, ये अच्छी किस्में हैं। तो जरूर नोट करो किसान भाइयों, पूसा सूती, पूसा पौसजा। वैसे ही पत्ता गोभी की जब बात करते हैं तो पत्ता गोभी में कोपेनहेगन मार्केट और अर्ली ड्रम हेड, ये किस्म किसान भाइयों को करना ही है। जी। उसके बाद जब गांठ गोभी की बात आती है तो येलो एल्बर्टा करके एक अच्छी किस्म है। अच्छा। इसको किसान भाइयों को लगाना चाहिए। बात आती है जब मटर की, मतलब मटर बिना कह दीजिए कि रबी फसल अधूरा है। जी सर, पहले एक साथी का फोन सुन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो
हेलो। हाँ मैडम, हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ मैडम, मैं छत्तीसगढ़ से, ये कवर्धा जिला से सोहागपुर से बोल रहा हूँ। जी जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं टमाटर की खेती करता हूँ मैडम, तो वो आदि समस्या एक प्रकार का ये लगा है रोग, जो फूल फूलता है ना, उसे कुछ इल्लियाँ, कुछ कीड़े काटता है। अच्छा सर, बताइए। जी हाँ किसान भाई, आप नाम तो नहीं बताया, लेकिन किसान भाई मैं आपको बता दूं कि टमाटर में मुख्य 3 कीड़ा जी और 4 मुख्य बीमारी जी, और 4 मुख्य बीमारी में चूँकि कीड़ा के समस्या के बात करे है, तो जब ऐसा बादल आथे तो एमे का होते फ्रूट एंड सूट बोरर। अच्छा, एला हमन फ्रूट बोरर के नाम से जानते हैं जब टमाटर के बात होए, लेकिन जब भटा के बात होते तो एला फ्रूट एंड सूट बोरर कथन। जी जी, तो किसान भाई याद रखना, आप साइनोसेट नाम के दवा या मिथाइल डेमेटाइन नाम के दवा, जो दैविक कीटनाशक जो दवा है, एकर 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना है जी। जब अगर कीड़ा के समस्या बहुत अधिक है तो 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई छिड़काव करी। अच्छा। अभी का है ना, पत्ती खाए वाला कीड़ा, तना छेद वाला कीड़ा और ओकर बाद वो फल नुकसान करत। अच्छा, तो ये समस्या कह दीजिए कि बहुत आम हो गई है अभी के समय में। तो ये दवा ला किसान भाई उपयोग करके टमाटर के कीट नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये चर्चा जैसे अब तीनों गोभी के मैं किस्म बताया, हाँ। एक बाद किसान भाई मटर के हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए एक बोन्नी विले करके बहुत पुराना किस्म है, लेकिन बहुत अच्छा किस्म है। जी जी। और वैसे ही मीठा मटर के लिए अर्किल अच्छा, बहुत अच्छा है। और वैसे ही आज़ाद मटर 1, आज़ाद मटर 2। सर हमारे एक साथी का फ़ोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्ते दीदी जी, मैं अखिलेश कुमार साहू बोला था रानी। जी अखिलेश जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? तो ये आलू लगाना है तो ओकर उन्नत किस्म की तैयारी कौन ढंग से करन, एकरे बारे में थोड़ा सा विस्तार से अपन विशेषज्ञ साहब मन बता देती तो अच्छा। जी जी हाँ, अभी हम किस्मों की भी चर्चा कर रहे हैं। सर बताइए, आलू की किस्म कौन सी लगाए? अखिलेश कुमार साहू जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और आलू तो आप ला 15 नवंबर तक लगाना ही है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो तो आलू का उत्पादन कमजोर हो जाएगी। तो याद रखना हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए कि कुफरी सिंदूरी, अच्छा, और कुफरी बादशाह, अच्छा, ये जो किस्म है, और चिप्सोना, जेल चिप्स के लिए तैयार करना है अखिलेश जी, तो कुफरी चिप्सोना, ये 3 किस्म। और याद रखना अखिलेश जी, एकर सीडलिंग ट्यूबर मेथड, मतलब ऐसे है कि आलू के थरहा लगा लेवो, और जब कांदा 25 ग्राम के हो जाए, 23 ग्राम के हो जाए, जिसमें 2-3 आँख आ जाए, वो कांदा ला फिर से लगाओ, वो ट्यूबर ला फिर से लगाओ, तो बीमारी भी नहीं आवे। और ये तरीके से अखिलेश जी आपन ला आलू लगाना है। और आलू लगाए के 30 दिन बाद मिट्टी हल्का चढ़ाना है, और 45 दिन बाद फिर मिट्टी चढ़ाना है। और ये तीनों किस्म ला ही हमारे प्रदेश में किसान भाई आप लगा सकत हो। और आलू लगाए के समय हमेशा याद रखना कि आलू ला डाइथेनियम 45 से गोबर डाल के, अगर 20 लीटर पानी है तो 2 किलो गोबर और डाइथेनियम 45 के 50 ग्राम मात्रा ओला डाल के आलू ला 2-3 घंटा डुबा देवे। ओकर बाद शाम के समय ही किसान भाई आलू ला लगावे। अच्छा अच्छा, तो ये तरीके से आलू लगाना चाहिए। तो 2 किस्म जैसे मटर के में चर्चा करें, एकर साथ साथ जैसे ब्रोकली हमारे प्रदेश में बड़ा तेजी से बढ़ा थे, और ब्रोकली इसी सीजन में बस आते। तो ब्रोकली के NSC से निकले हुए 315 नाम के, मतलब NSC 315 एकर नंबर है। जी जी। तो ये एक साथी का फोन सुन लें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मोहित राम साहू बोल रहे। जी मोहित राम जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार। नमस्कार, आप क्या पूछना चाहते हैं? आलू ने जाम के है, बड़े वक्त पास्ता से मुरियावा से हुआ। अच्छा सर। हाँ मोहित जी, आलू चूँकि ठंड के फसल है, और प्रारंभिक अवस्था में जब मिट्टी से आलू फूट के निकलते बाहर, तो शुरू में मुरझाए हुए, मुड़े हुए दिखते। एकर पीछे कारण ये अधिक नमी। आलू के खेत में अधिक नमी के वजह से पत्ता हम मुड़ते। और एमे का है ना, आलू में पछेती झुलसा रोग, जिला हमन कथन कि आलू के अंगमारी झुलसा रोग, मतलब पछेती है पहली आते और अगेती है बाद में आते। अच्छा। तो एक लिए याद रखना मोहित जी, आप सल्फर युक्त जो फफूंदनाशक है, कापर फंजीसाइड जो है, जिसमें डाइथेनियम 45 बहुत कारगर है, या
कह दीजिए कि आप ब्लू कॉपर या स्कोर नाम की दवा ओकर 2 ग्राम दवा पाउडर फॉर्म में आते, 2 ग्राम दवा आप 1 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करो तो आलू के पत्ता मुड़न के जो अवस्था आते वो अवस्था नहीं आवे और आलू बढ़िया फरिया के जैसे धूप निकल ही और जमीन चटक ही तो वो तेजी से फरिया के वह निकल ही। जी। डॉक्टर पूर्णेंदु जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि आलू के लगाने की विधि तो बता दी, अन्य सब्जियां चाहे वो बेल वाली सब्जियां हो या पत्तेदार सब्जियां हो, इनको नर्सरी से खेत में किस तरह से लगाया जाए? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने जी। नर्सरी तैयार करने के बाद जब 20 से 25 दिन हो जाता है तो नर्सरी जो है ये मतलब प्रॉपर उसमें साइज में आ जाता है नर्सरी का जो सीडलिंग है जी। और इसको हमको मेन फील्ड में मुख्य खेत में इसको ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो इसमें बिल्कुल ही देरी नहीं करनी चाहिए। और इसको जब भी नर्सरी बेड से नर्सरी को उखाड़ें तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। सर पहले एक साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बिरईगढ़ जिला बड़ौदा बाजार से जगदीश देवांगन बोला था। जी जगदीश जी, पूछिए क्या पूछना है आपको? और दोनों हमारे मेहमान वाले और सादर नमस्कार। जी नमस्कार जी। अपना तो सर अभी अपन सेमी के फसल लगाए हमन और सेमी ये वक्त होते लेकिन मन थोड़ा प्रॉब्लम आ जाते कि जो माहो असन या माहो चे आए थे ना फूल में आ जाते तो मैं कहे कि वो फल ना बढ़ नहीं पाते और साथ में ना भूसा गिरा के ना पत्ती में ना खा जाते। अच्छा, तो एक लिए मैंने कहा दवाई करना चाहिए उसके बारे में जानकारी दिखा। जी सर बताइए। ये माहू तो नहीं मैनी हरे और मैनी के साथ साथ भूसा कीड़ा लगते जो कि पत्ती बहुत ज़्यादा रहते नार वाले फसल है तो छुपे पर जगह मिल जाते तो एक लिए कायदे से हमन मैनी के लिए बड़ा अच्छा जैविक नियंत्रण हम वैज्ञानिक मन कथन कि सीधा 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ लाए और घोले और स्प्रे कर दे। अच्छा, पूरा जैसे ही आज कह दीजिए कि शाम में अगर स्प्रे करत है तो सवेरे पूरा चांटी होला चट कर जाते। अच्छा, और मैनी का नियंत्रण बहुत आसान है और जब चांटी है मैनी खाए बर चढ़ते तो भूसा गिरल घलो खा देते। तो ये जैविक नियंत्रण लाभ अपनाना है। और एक अलावा अगर आप रासायनिक नियंत्रण के बात करते हो तो सिस्टेमिक जो इंसेक्टिसाइड है जिसमें साइपरमेथ्रिन है जी या साइनोसेड है एक स्प्रे किसान भाई मन है एक स्प्रेयर में 8 ml दवा के उपयोग करके स्प्रे करके ये मैनीला और भूसा कीड़ा के नियंत्रण सेम में कर सकते हैं। जी। डॉक्टर पूर्णेंदु, हम बात कर रहे थे नर्सरी से पौधों को खेत में कैसे शिफ्ट करें। जी, जब भी नर्सरी बेड से नर्सरी को उखाड़ें तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि उसकी जो जड़ें हैं वो क्षति ना हो उसको। अच्छा, तो इसलिए जब भी नर्सरी बेड से नर्सरी उखाड़ने के पहले नर्सरी बेड को गीला करना बहुत ज़रूरी है जी। और नर्सरी उखाड़ने के बाद इसको नर्सरी का जो सीडलिंग है उसको उपचार करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। एक बार तो जब हमने नर्सरी लगाई तो बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी था। उसके साथ ही साथ हमको मुख्य खेत में नर्सरी लगाने से पहले हमको उसका उपचार करना ज़रूरी है। इसके लिए मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम नाम की फफूंदनाशक जो दवा आती है उसका 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के उसमें उनकी जड़ों को डुबाकर उसको रख दें और उसके बाद नर्सरी का सर एक साथी का फोन है। हेलो नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं भागवत निर्मलकर बोला हूँ दीदी, कवरेज और नवागढ़। जी निर्मलकर जी, क्या पूछना चाहते हैं आपको? मैं ये पूछता हूँ कि हमन मिर्चा लगाए हैं और मिर्चा में फूल आवत है और साथ साथ वो मैंने कीड़ा ज्यादा है। अच्छा, फूल आए में दिक्कत होता है। मैनी का नियंत्रण अभी आपने बताया, एक बार दोहरा दीजिए। ये किसान भाई जब मिर्चा के बात कथन तो मैनी ना कहे कि हमन जेसिड कथन वैज्ञानिक भाषा में चूसक कीटे और बहुत छोटा होते और जेसिड के साथ थ्रिप्स लगते। चूँकि जेसिड रथे और थ्रिप्स रथे और दोनों के कह दीजिए पंख सफ़ेद और कीड़ा काला तो किसान भाई मन लगते मैनी छरे। अच्छा, है ना। तो एकर नियंत्रण के लिए आपन जब मिर्च की बात होते और चूँकि पत्ती कम रथे और चीटी कह दीजिए नार वाली फसल में अच्छा चढ़ पाते तो गुड़ वाले नियंत्रण तो कर ही सकत हो। एकर अलावा आप मन साइपरमेथ्रिन के उपयोग या साइनोसेट के उपयोग या
पुराना जैसे हमन कथन रिडोमिल के उपयोग जिसमें पेस्टिसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी है, तो एकर उपयोग करके किसान भाई आप मैनी के नियंत्रण और थ्रिप्स के नियंत्रण कर सकत हो। जी 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 सर, आप अपनी बात पूरी कर दें। जी नर्सरी लगाने के लिए मुख्य खेत में जब हम नर्सरी लगाते हैं तो इसको शाम के समय में लगाना ज़्यादा सही होता है। जी जी, क्योंकि सुबह के समय धूप तेज होता है और नर्सरी के मुरझाने की जो है संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए शाम को अगर हम लगाते हैं तो इसके सक्सेस की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि शाम के समय में नर्सरी को मुख्य खेत में लगाएं और उसके बाद प्रॉपर हमको पानी सिंचाई देना ज़रूरी हो जाता है ताकि रात भर में जो नर्सरी हमने लगाया है वो सेट हो जाए मुख्य खेत। जी जी जी। डॉक्टर घनश्याम साहू, इसमें नर्सरी लगा देने के बाद में पौधे जब शिफ्ट कर दिए उस समय उर्वरक प्रबंधन कैसा हो, इनको पोषक आहार किस तरह से कब कब कितना देना चाहिए? जी, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसान भाइयों याद रखना, सभी पौध की उर्वरक मांग अलग अलग है। जी। अब बात आती है कि नर्सरी पौध के बाद मुख्य खेत में लगाने की बात आप कर रहे हैं, तो मुख्य खेत में लगाते समय किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो हमारा गोबर का खाद है अच्छा सड़ा हुआ वो 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर तो किसान भाइयों को डालना ही, मतलब 2 जोताई करे बढ़िया, पाटा चला दे। जे किसान भाई मतलब मेड़ नाली पद्धति से जेल हमन रिस फरो बना के अगर लगाना है, ड्रिप वाले किसान हैं तो 15 से 20 टन गोबर के खाद डाले छिड़काव पद्धति से, और अगर रिस फरो बना के करत है तो किसान भाई मन बेड में ओला डाला है। जी जी सर, एक साथी का फ़ोन है। हेलो 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 हेलो। हाँ नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। आप अपना प्रश्न पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं भाटा लगाता हूँ और लगाया भी मर जाती है। क्या लगाया? क्या लगाया आपने? भाटा। भाटा। अच्छा, जी जी जी, तो बताइए। जी, भाटा चूँकि सोलनेसिया सब्जी फसल है और एमे का है ना 3 प्रकार के कह दीजिए कि जड़ जनित बीमारी, मतलब मर जथे वाली बात है, मतलब समझ जाइए कि जड़ से संबंधित है। एक तो बैक्टीरियल विल्ट, दूसरा फ्यूजेरियम विल्ट फंगस वाले विल्ट, और तीसरा है आपके नेमाटोड। तो ये तीनों के नियंत्रण किसान भाई नोट करो आप। अगर जीवाणु जनित उक्टा रोग लगे है तो स्टेप्टोसाइक्लिन नाम के दवा से जड़ उपचार करके अगर थरहल लगाते तो नहीं लगती, लेकिन अगर लग गए है तो ड्रेंचिंग करना है। पौधा के बीच में ड्रेंचिंग करना है। फफूंद जनित उक्टा रोग है तो आप लोग फंजीसाइड की ड्रेंचिंग करना है, जिसमें स्ट्रांग फंजीसाइड जैसे उस जमाने में एल्ड्रिन वगैरह आए, तो अभी एंडोसल्फान वगैरह है। अरे वो तो इंसेक्टिसाइड हो गए, मैं माफ़ी चाहूँ। लेकिन जैसे बाविस्टीन है सिस्टेमिक, और हमन कथन की डाइथेनेम जेड और डाइथेनेम एम और जीनेब जो दवा है बहुत स्ट्रांग फंजीसाइड है, ओकर ड्रेंचिंग करे। और नेमाटोड है तो भटा के आसपास किसान भाई मन अगर गेंदा के पौधा लगाते तो नेमाटोड के नियंत्रण कर सकते हैं। एकर अलावा नेमागान और नेमाक्वान नाम के दवा या नीम खली या कलंज खली अगर वो जमीन में किसान भाई मन डालते तो ये भटा में मरे के समस्या के नियंत्रण आसानी से किसान भाई मन कर सकते हैं। जी जी सर, इसके पहले हम बात कर रहे थे जी, पहले एक और साथी का फोन सुन लें। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी नमस्कार। अपना परिचय दीजिए और प्रश्न पूछिए। भानबेड़ा मुंगवाल कांकेर जिला से बोल रहा हूँ। जी जी पूछिए भारतराम जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैं भानबेड़ा मुंगवाल से भारतराम पडोकी बोल रहा हूँ। जी जी जी, प्रश्न पूछिए। जी, मैं आधा एकड़ में टमाटर लगाया हूँ। अच्छा जी। तो टमाटर लगाया हूँ आधा एकड़ में, जो मर रहा है मैडम। अच्छा, इनके पौधे मर रहे हैं, अपने आप मर रहा है। जी 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 सर, बताइए क्या उपाय जैसे करें? अभी भटे की समस्या मैं बताया जी, तो इसमें टमाटर में फफूंद जनित उक्टा रोग की समस्या शुरू के अवस्था में रहते। ओकर बाद का होते कि हमन नेक विगलन या कह दीजिए कि तना गलन के समस्या भी, चूँकि नर्सरी अवस्था से जब शुद्ध नर्सरी प्राप्त नहीं करे
तो तना गलन की भी समस्या होते और ये दोनों फफूंद जनित है जी। तो किसान भाई आपन याद रखना जीनेब नाम के जो दवा है ओकर या तो स्प्रे करें या ड्रेंच करें। अच्छा। तो टमाटर के गलन के समस्या से किसान भाई मन निजात पा जा सकते हैं। अभी का होते है ना कि जमीन के नमी अभी गे नहीं है और ठंड 2-3 दिन हुए प्रारंभ हुए तो ये समस्या बहुत सारे किसान भाई मन में है। मैं जो आप प्रश्न करें बोला बताना बहुत जरूरी समझूं क्योंकि जैविक या गोबर खाद की बात तो हो गई 15 से 20 टन किसान भाई मतलब रबी फसल में डालना चाहिए, लेकिन उर्वरक प्रबंधन बहुत जरूरी है किसान भाइयों। याद रखना कि जब NPK के फॉर्म चाहे वो यूरिया हो या सिंगल सुपर फास्फेट हो या मुरेट ऑफ पोटास हो जी। बिल्कुल ये ध्यान रखो कि 200 किलो यूरिया 1 हेक्टेयर में 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट 1 हेक्टेयर में जी। और 200 किलो मुरेट ऑफ पोटास 1 हेक्टेयर में लगना ही है। रबी के कोई भी फसल हो अंदाजन मतलब 150 किलो 200 किलो हो सकता है। अब बात आती है कि यूरिया ला कम से कम 3 से 5 स्प्लिट डोज में मतलब आज कुछ डाले 25 दिन बाद कुछ डाले और कुछ डाले। सिंगल सुपर फास्फेट के आधा मात्रा ला शुरू के अवस्था में डाल दे। अच्छा। किसान भाई मन मोर ये कहना है कि अगर किसान भाई मन 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट डाला थे 1 हेक्टेयर में तो किसान भाई मन 125 किलो कम से कम किसान भाई मन डालना है। 1 हेक्टेयर में फूल गोभी लगाते थे तो ओकर से का है जड़ अच्छा बनते और पोटास की जो खाद होते वो आखिरी अवस्था में। लेकिन अब हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में खुशहाल प्रदेश है और खुशहाल किसान है, टपक सिंचाई वाले किसान बहुत हैं। अच्छा। और रबी के फसल इतना भयानक लगा थे कि हमारे रायपुर से लेके जगदलपुर तक और रायपुर से लेके अंबिकापुर तक तो ओकर मनबर में यहाँ जरूर बताऊँ याद रखना मतलब 061 या 12-32-16 शुरू के अवस्था में जेमें सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा ज़्यादा रहे जिसमें हम लोग कह दीजिए 061 भी अभी अच्छा ट्रेंड में आए हैं। एला किसान भाई मन शुरू के 25 दिन के अवस्था में चलाए ओकर बाद 25 से 45 दिन के अवस्था में 19-19 चलाना भूले मत किसान भाई मन। तो एकर मात्रा प्रतिदिन 2 किलो अगर गोभी वर्गी फसल में चलाते प्रतिदिन 2 किलो तो बहुत अच्छा प्रतिशत प्राप्त होते हैं। तो किसान भाइयों ये सीरीज नोट कर ले लो 1261 शुरू में ओकर बाद 19-19 उसके बाद 052-34 ओकर बाद 0050 ये 4 जरूर किसान भाई बोले डालना है। डॉक्टर घनश्याम साहू, डॉक्टर पूर्णेंदु साहू आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आज बस इतना ही, नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।